हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में 11 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और अभी पीछे 2 दिन में वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था उस करके। और आज हम इस वीडियो में पीछे के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे 2 दिनों के और आज के भी। तो जो भी पीछे का बाकी था वो मैं सारा कवर इस वीडियो में कर रहा हूँ। तो कल एक वीडियो डाली थी वैसे मैंने, जिसमें आप लोगों के लिए खुशखबरी थी, जिसमें बैंकर्स की सैलरी को हाइक किया गया था 17% तक। सैटरडे की छुट्टियाँ अब मिलने वाली हैं, हालांकि उसके लिए गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आनी बाकी है, लेकिन हर एक सैटरडे की छुट्टी होगी, यानी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करने को मिलेगा। तो ऐसी कुछ खास न्यूज़ थी, आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो उसकी वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो योर बैंकिंग मास्टर मेरा चैनल है उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पढ़ने को मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप लोगों को PDF फाइल मिलेगी जो भी हम पढ़ते हैं उसकी। PDF फाइल का फ़ायदा क्या होता है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन देना बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन के बगैर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आप लोगों को यहाँ से PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल योर बैंकिंग मास्टर के नाम से ही आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और आज डेट है 11 मार्च। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में फर्स्ट जो आप लोगों के सामने है, ये बेसिकली प्रीवियस क्लास में ये पॉइंट रह गया था। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जो क्रेडिट कार्ड नेटवर्क हैं और क्रेडिट कार्ड इशूअर हैं, उनके बीच में RBI ने कहा है कि कोई भी कार्ड इशूअर्स जो जैसे बैंक होते हैं वो अपने कस्टमर्स को ऑप्शन देंगे कि उनको कौन सा कार्ड चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ इस पॉइंट पे मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को बताना भूल गया था कि ये कौन से सेक्शन या कौन से एक्ट के अंदर ये सब चीज़ें आई थी। तो ये चीज़ आप पढ़ लें और लास्ट क्लास में जाके इस क्वेश्चन की कंप्लीट डिटेल मैंने अब वहाँ पे दी है, आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जैसे RBI हैज़ बार्ड एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड कार्ड नेटवर्क, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, एंड अलाउड कस्टमर्स टू चूज़ द नेटवर्क एट दैट टाइम ऑफ द इशू। तो कस्टमर्स को ये राइट मिल गया था कि अपना कार्ड वो इशू जो उनको हो रहा है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन से सेक्शन में है, ये सेक्शन 18 और उसके साथ में सेक्शन 10 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। और ये सेक्शन कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो है उस एक्ट के अंदर ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो ये बात यहाँ से आप लोगों को याद रखनी है। बाकी इसकी जो भी पेंडिंग बातें हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, आप लोग वहाँ प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ लीजिएगा। चलो फिर आज के लिए जो है वो है मूडीज़ को लेके। मूडीज़ ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की ग्रोथ होगी वो 8% पे रहने वाली है। जो लास्ट 2022-23 में 7% थी, वो 2023-24 के ख़त्म होते होते 8% पे इंडिया की ग्रोथ रहने वाली है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसी के साथ ही जैसे जो शक्तिकांत दास हैं RBI के गवर्नर, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया की ग्रोथ होगी वो 8% पे रहेगी। ये दोनों की मैच हो रही है, ठीक है जी। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और NSO है, NSO ने करंट एस्टिमेट जो दिया था GDP ग्रोथ का वो 5.9% का दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ सकते हैं और डायरेक्टली ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी एंटिटी ने कितने % पर इंडिया की GDP ग्रोथ रेट का एस्टिमेट रखा है। तो ये सब वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, RBI ने इंडोनेशिया के बैंक के साथ में, जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है,
जिसको बैंक ऑफ इंडोनेशिया बोलते हैं, उसके साथ में टाई अप किया है लोकल करेंसीज फॉर टू वे डील्स। मतलब इंडिया और इंडोनेशिया, एक होगी कंट्री इंडिया, दूसरी होगी यहाँ पे इंडोनेशिया, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी बिजनेस होना है उस बिजनेस की पेमेंट वो लोग इंडियन रुपी और इंडोनेशिया का जो रुपया है मतलब लोकल करेंसी में वो पेमेंट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आप लोग पढ़ सकते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंक इंडोनेशिया ऑन थर्सडे साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, जिसको बोलते हैं हियर फॉर एस्टेब्लिशिंग अ नेटवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक ही बनेगा कि RBI ने कौन से बैंक के किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ टाई अप किया है लोकल करेंसी एग्रीमेंट, लोकल करेंसी को यूज़ करने के लिए। तो आप लोग आंसर देंगे इंडिया का RBI और इंडोनेशिया का बैंक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, ये हमारा जो पॉइंट है ये PIB से उठाया मैंने। क्या लिखा है देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और उसके साथ में इजी ट्रिप, इन दोनों का टाई अप हुआ है बेसिकली। किसके लिए ये हुआ है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए, जो कि अपॉर्चुनिटी देगा किनको? वुमेंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं के लिए ही एक ऐसे इनिशिएटिव होते हैं सारे के सारे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये हर किसी को, जो लेडीज़ हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा अपने आप को डेवलप करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बेसिकली सिंपल सी बात है, फाइनेंशियली हेल्प उनको करने के लिए। और उनको जो नाम दिया जाएगा इस स्कीम के, इस टाई अप के अंडर, वो नाम दे दिया जाएगा SHG दीदीज। ठीक है, इसमें मैं मोटा मोटा आपको जैसे बता देता हूँ, वैसे लिखा है, इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें वही सामने आनी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंपल भाषा में। जो इजी ट्रिप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग टिकट बुक कर सकते हो, किसी बस की भी कर सकते हो, ट्रेन की कर सकते हो और एयरप्लेन की कर सकते हो। तो इस एग्रीमेंट के अंडर SHG के अंडर जो महिलाएं होंगी वो इजी ट्रिप की फ्रेंचाइजी लेंगे, यानी उन लोगों को ऑफिस मिलेगा, उस ऑफिस में वो ट्रैवलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रैवल एजेंट का जो काम स्टार्ट होगा उससे उनकी होने वाली इनकम इंक्रीज होगी, और यही इस टाई अप का पर्पज़ है। ठीक है जी, तो बेसिकली ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ आप लोगों के सामने लिख के दी हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो यही सारा सब कुछ देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, इस इनिशिएटिव के अंडर जो महिलाएं होंगी उनको कहा जाएगा टिकट वाली दीदी। ठीक है जी, ये पॉइंट याद रखना है एज पर एग्रीमेंट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। PM प्रेजेंटेड फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर अवार्ड। तो PM मोदी ने पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये बेसिकली है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक नाम देख रहे हो आप, अंकित बयानपुरिया। ये एक लड़का है जो कि हेल्थ को लेके, एक्सरसाइज को लेके, व्यायाम को लेके लोगों को मोटिवेट करता है। तो आप लोगों ने YouTube के ऊपर देखा होगा, कई लोग अलग अलग तरीके के चैनल चलाते हैं। जैसे कोई एजुकेशन को लेके चलाता है, कोई आध्यात्मिक चैनल चलाता है, कोई टूरिज़्म के लिए चलाता है, कोई फूडिंग के लिए चलाता है, अलग अलग टाइप के हैं। तो उनको क्रिएटर ही बोलते हैं, यूट्यूब क्रिएटर। तो ये अवार्ड जो हैं, ये सब अवार्ड उसी टाइप के क्रिएटर्स को मिले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा कुछ किया है। जिसमें आप लोग अंकित बैनपुरिया को जानते होंगे, आई एम श्योर। इसमें उनके सामने उसके बाद काफ़ी फेमस हैं जो RJ रौनक, इनको जानते होंगे, बउआ के नाम से जो फेमस है। तो ये सारे के सारे नाम आप लोगों को याद रखने होंगे कि किसको किस टाइप का क्रिएटर अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके साथ में कुछ और भी हैं, ऐसा ही नहीं है, कितने ही हैं।
और भी हैं, ये आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये आप लोगों को सारे ध्यान रख लेने हैं। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB स्टैंड्स फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ लॉन्च्ड अ लाइफ टाइम ज़ीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट लॉन्च किया है जिसमें मिनिमम बैलेंस ज़ीरो रखा जा सकता है। उस बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग अकाउंट। ये उस अकाउंट का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। पढ़ते इस अकाउंट के बारे में क्या है। दिस अकाउंट ऑफर्स अ लाइफ टाइम फ्री रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड। तो इस अकाउंट में आप लोगों को फ्री रुपे कार्ड मिलेगा, जो मतलब उसका कोई भी एनुअल चार्ज आप लोगों को पे नहीं करना होगा। फॉर कस्टमर्स हु मेंटेन अ नॉमिनल क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, जिसको QAI बोलते हैं। अब यहाँ आप लोगों ने ये लाइन जब पढ़ी होगी तो सोचा होगा कि एक अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है। अकाउंट तो सेविंग ही होगा, ज़ीरो बैलेंस होगा, लेकिन ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होगा, वो डेबिट कार्ड होगा। ये इसका मतलब था कि आप लोग जब कार्ड लेते हो किसी बैंक से, वहाँ पे आप लोगों को कोई एनुअली चार्ज पे करने होते हैं। लेकिन अगर ये अकाउंट ओपन आप लोग करोगे तो इस अकाउंट को ओपन करने के बाद अगर आप लोग जो भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं उस डिसाइडेड बाय द बैंक, वो मेंटेन आप लोग करते हो, तो डेबिट कार्ड का एनुअली चार्ज आप लोगों को पे नहीं करना होगा। ये इसमें बोला गया है। और यहाँ पे अलग अलग लिमिट रखी गई है मिनिमम बैलेंस जो रखना होगा। 3000 रुपये आप मिनिमम बैलेंस रखेंगे मेट्रो या अर्बन ब्रांचेज में। अगर आपका अकाउंट सेमी अर्बन ब्रांच में है तो आप लोग उसके लिए 2000 रुपये मेंटेन करेंगे। अगर आप लोगों का अकाउंट रूरल ब्रांचेज में है तो उसके लिए आपको 1000 रुपये मेंटेन करना होगा। अगर आप लोग ये लिमिट मेंटेन बैंक में करके रखते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों को कोई भी एनुअली चार्ज फॉर योर डेबिट कार्ड नहीं पे करना होगा। ठीक है जी, ये लाइन लिखी है। नोट एनुअल फीस विल बी लेवाइड ऑन डेबिट कार्ड इफ़ QAB नॉट मेंटेन्ड। अगर आप लोगों के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, क्वार्टरली मिनिमम एवरेज बैलेंस जो होगा मेंटेन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपके डेबिट कार्ड के लिए आप लोगों को एनुअल चार्ज पे करने होंगे। क्लियर है। और अगर ये अकाउंट आप लोगों का ओपन होता है तो उसमें आप लोगों को विड्रॉल करने की जो लिमिट है वो 50,000 पर डे के हिसाब से मिलेगी। तो ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये थे कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन PIB से है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पर्सनल, जो कि 9% है, कंपेयर टू अदर सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा फीमेल पर्सनल किस में है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में है। RPF जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? RPF। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बन गया है। और परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा? 9%। ठीक है, यही इसमें लिखा है। अब दूसरी बात, RPF एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो आप लोग आंसर देंगे 1957 में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये स्टार्ट किया गया था। और एक इनिशिएटिव है RPF का जिसका नाम है मेरी सहेली इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया था अक्रॉस द इंडियन रेलवे नेटवर्क टू इनिशिएट एम क्या था इसका? टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लेडी पैसेंजर्स। क्लियर है। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि इसके लिए टोटल कितनी टीम्स डिप्लॉय की जा चुकी हैं अब तक? 230 टीम। कितने ट्रेनों के अंदर? 400 ट्रेन के अंदर टीम्स ये डिप्लॉय की जा चुकी हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो इनिशिएटिव हो गया है मेरी सहेली इनिशिएटिव। इसके बाद कुछ और इनिशिएटिव यहाँ पे रह चुके हैं महिलाओं की सहायता के लिए, उनकी रक्षा के लिए। जैसे दूसरा इनिशिएटिव है ऑपरेशन मातृशक्ति, तीसरा था ऑपरेशन आहट, फोर्थ है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और फिफ्थ है ऑपरेशन डिग्निटी। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं।
ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऑप्शन में से दिया गया कौन सा ऑपरेशन बाय द इंडियन रेलवे इनिशिएट किया गया था, नहीं किया गया था, इस टाइप से इवन ऑड करके जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट है अगेन फिर से क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो पीआईबी से है। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, जिनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो लॉन्च करेंगे द नेशन वाइड, जिसका इनिशिएटिव का नाम होगा जल शक्ति अभियान, नेशन वाइड लॉन्च करेंगे जल शक्ति अभियान, और अभियान का नाम का होगा कैच द रेन 2024। ये उस अभियान का नाम होगा या फिर उस कैंपेन का नाम होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च द जल शक्ति अभियान, नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, कैच द रेन 2024, ये उस इनिशिएटिव का नाम है। क्लियर है? टू ऑप्टिमाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब जैसे बरसात जो हो रही है, बरसात के पानी को भी सेव किया जा सके, बचाया जा सके, स्टोर किया जा सके, इस टाइप के इनिशिएटिव इस कैंपेन के अंडर लिए जाएंगे। इसकी थीम आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस इनिशिएटिव की थीम क्या थी? नारी शक्ति से जल शक्ति। ये इस कैंपेन का इनिशिएटिव है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने लॉन्च की हैं 2 बुक भी इनके साथ में, इस इनिशिएटिव के साथ में, जिसमें से एक बुक का नाम है जल शक्ति अभियान 2019 to 2023, ये फर्स्ट बुक है। दूसरी बुक आ जाएगी 101 वाटर कैंपेन फॉर जल जीवन मिशन। तो दोनों की दोनों बुक के नाम भी आप लोगों को ध्यान रखने। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट इसी में है द कैंपेन का एम क्या था? टू कवर वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट है सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2019, ये 2019 में स्टार्ट हुई थी। जल शक्ति अभियान हैज़ विटनेस्ड सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन, उसने कवर किया है कितना? करीबन 1992 ब्लॉक इंडिया के अंदर और 256 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कमी थी उन सबको इसके तहत कवर किया जा चुका है। अंडर द कैंपेन करीबन 1.2 लाख करोड़ वाटर रिलेटेड वर्क्स हैव बीन अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री। करीबन 1.29 करोड़ कुछ काम ऐसे किए गए हैं इंडिया के अंदर। उसके साथ में 661 जल शक्ति केंद्र भी स्थापित किए जा चुके हैं और 527 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने प्रिपेयर किया है डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लांट के लिए। तो ये सारे के सारे डेटा जो ब्लू लाइन में मैंने आप लोगों को दिया है वो ध्यान रखना है। चलो जी, अगेन आप लोगों के लिए न्यूज़ पीआईबी से है। इंडिया रिसीव्स मीजल्स एंड रूबेला कैंपेन अवार्ड फॉर एग्जम्पलरी एफर्ट इन मीजल्स एंड रूबेला डिजीज प्रिवेंशन। तो इंडियन गवर्नमेंट को यानी इंडिया को अवार्ड मिला है मीजल्स एंड रूबेला कैंपेन के लिए, यानी इन 2 बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने काफ़ी सारी स्टेप्स लिए हैं, इनिशिएटिव लिए है। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये अवार्ड इंडिया को जो मिला था, ये अवार्ड यहाँ मिला है, कहाँ मिला? ये अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी के हेडक्वार्टर में मिला, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बन गया है। दूसरा, किसने ये अवार्ड लिया है या फिर वहाँ पे इंडिया की एम्बेसडर कौन है? उनका नाम है श्री प्रिया रंगनाथन। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, इन्होंने ये अवार्ड लिया है। नेक्स्ट है इन 2 बीमारियों को ख़त्म करने के लिए
कौन कौन सी मेजर ऐसी एंटिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जैसे जिनमें नाम है अमेरिकन रेड क्रॉस, यूनिसेफ, WHO, इनके साथ में और भी कई सारी एजेंसी हैं जो काम कर रही हैं, ठीक है जी, रिड्यूस करने के लिए, इन बीमारी को ख़त्म करने के लिए ग्लोबली। चलो नेक्स्ट है, द अवार्ड इज़ अ टेस्टामेंट ऑफ द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। किसका? कंट्रीज़ का, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर का, जो इंडिया के हैं उनकी हार्ड वर्क के ऊपर ये बताता है कि कितना हार्ड वर्क किया है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सब के हार्ड वर्क को ये दर्शाता है। दूसरा, दीज एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन 50 डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टेंटली नॉट विटनेसिंग एनी मीजल्स केस, वाइल 226 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें कोई भी रूबेला का केस पिछले 12 महीनों में नोट नहीं किया गया है। मेजल्स एंड रूबेला आर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, जिसमें मेजल्स एंड रूबेला वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ एंड MR वैक्सीन, इन दोनों को के लिए जो वैक्सीन लॉन्च की गई थी, वैक्सीन का नाम था MR वैक्सीन, इज़ पार्ट ऑफ द इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सिंस 2017 से इंडिया के अंदर चलता रहा है। तो इसमें ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, याद करने के लिए, ताकि इसके बारे में कुछ और बातें रहें, वो मैंने आप लोगों को सब पढ़ के दिया। लेकिन याद रखने की जो बात है वो ये है कि अवार्ड ये कहाँ पे मिला, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम के लिए बनेगा। इंडिया के एम्बेसडर कौन थी और इसमें कौन कौन सी एजेंसी इंक्लूडेड हैं, किसके लिए काम कर रही हैं, ये सिर्फ यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बनता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। चलो जी, नेक्स्ट फिर से PIB न्यूज़ है आप लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली डेडिकेट किया है नेशन को, हमारे देश को, सेला टनल। एक टनल है जिसका नाम है सेला टनल, ये इंडिया को डेडिकेट कर दी है, यानी इसका उद्घाटन हो चुका है। कहाँ पे? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मोदी जी ने इसका वर्चुअली डेडिकेट कर दिया इंडिया को, जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल है, 2 लेन की टनल है, वर्ल्ड की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट, जिसका नाम क्या है? सेला टनल। सेला टनल प्रोजेक्ट इसका नाम था, आप लोगों को ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम जो चल रहा था उसके दौरान इस टनल का मुहूर्त किया गया है। ये टनल को कंस्ट्रक्ट किसने किया, किसने बनाया है? BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। और इसका अल्टीट्यूड की अगर बात करेंगे तो ये 13,000 फीट पे है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। जो कनेक्ट कर रही है तेजपुर आसाम में और तवांग जो कि वेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा वेस्ट कामेंग, क्या है ये, केमांग, वेस्ट केमांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में। इन 2 जगह को ये लिंक करता है। ये दोनों के दोनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके लिए टोटल कितनी कॉस्ट लगी है लगाने में? तो करीबन 825 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगे हैं। ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट न्यूज़ है। इन अ मूव एम्ड एट फर्दर डिजिटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एग्री मार्केटिंग इन द कंट्री, एग्री मार्केटिंग जो उसको ऑनलाइन करने के लिए देश में इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किया है एक ई-कॉमर्स पोर्टल जो हेल्प करेगा किसानों को और एग्री एंटरप्रेन्योर को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कस्टमर से, और उनके डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए पोर्टल काम करेगा। मतलब जैसे कि मैं किसान हूं और मैं कुछ गेहूं उगा रहा हूं, मेरा गेहूं खरीदने वाला जो कस्टमर होगा, मुझे उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करवाने का ये पोर्टल काम करेगा। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिस पोर्टल पे कोई भी किसान जाएगा और अगर उसकी कोई चीज़ उसको सेल आउट करनी है तो वो वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर को ढूंढ सकता है।
उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, सिर्फ कस्टमर होगा और सेलर होगा। और इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है? पोर्टल का नाम रखा है kisancart.online। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, kisancart.online इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च का एक जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर है। कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में। इसने इसको डेवलप करने का काम किया है और ये इंडिया के अंदर कब से ऑपरेशनल हो जाएगी? तो अगस्त इसी साल के 2024 के अंदर ये काम करना इंडिया के अंदर स्टार्ट कर देगा पोर्टल। ठीक है जी। आगे क्या लिखा इसमें? वही ठीक है, वही चीज़ है। ये मतलब इस पर कौन कौन काम कर सकता है? जैसे एग्री एंड वैल्यू एडिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है जो जिसको सिखाया था किसने? कृषि विज्ञान केंद्र से जो सीख के आए हैं वो एंटरप्रेन्योर। और उसके साथ में कुछ और फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल FPO जिनको बोलते हैं, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप। मतलब कोई भी ऐसा जो सेलर है कुछ बनाता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे जाके इस पोर्टल पे जाके वो सेल आउट कर सकता है। ठीक है जी। चलो, ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड थ्रू द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विल बी अंडर द यूनिफॉर्म ब्रांड ऑफ किसान समृद्धि। यानी इस प्लेटफॉर्म पे बेची जाने वाली चीज़ को एक नाम दे दिया गया, पहचान दे दी गई। किस नाम से? किसान समृद्धि। ठीक है जी, किसान समृद्धि, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट लिखा है द प्रोपोज्ड ई-कॉमर्स पोर्टल विच विल ओपन अप अ नेशनल मार्केट फॉर सच प्रोडक्ट्स विल बी द गवर्नमेंट्स मेजर मार्केट लिंकेज इनिशिएटिव फॉर द फार्मर्स आफ्टर द रोल आउट ऑफ। ये कुछ नहीं, इसको छोड़ दो आप, मैं बता देता हूँ अगर नीड है तो। नीड नहीं लेकिन बता देता हूँ। ई नाम जिसको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं, ये वही चीज़ है जहाँ पे किसान डायरेक्टली जाके अपनी फसल को बेच सकता है। ये उससे ही लिंक की जाएगी, तो ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये भी बन जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, जापान का सॉफ्ट बैंक ग्रुप है, उसने अपनी रिड्यूस की है स्टेक होल्डिंग पेटीएम पेमेंट बैंक में। कितने पे ले आया है वो? 2.8% पे आ गया है। कहाँ से चल के? 5.0% से। और ये सब क्यों हो रहा है? पेटीएम के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, पेटीएम के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, उन सब के कारण ये ऐसा अब होता रहा है। चलो, और जब नेक्स्ट है द कॉन्ग्लोमरेट विच हेल्ड 17.5% स्टेक था पेटीएम में। किसका? जापान के सॉफ्ट बैंक का, सितंबर 2022 में। अब वो भी धीरे धीरे कम होता आ चुका था और अब आके वो 8.3% पे रह गया है। दूसरी बात करते हैं 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, रिसेंटली सो इट्स फाउंडर विजय शेखर शर्मा स्टेपिंग डाउन, यानी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी आप लोगों को कोई चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करते हैं, बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, उसने एक AI पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है इंश्योरेंस समझो। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। बजाज आलियान ने कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आप लोग आंसर देंगे इंश्योरेंस समझो। इसमें क्या होगा? बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस अगर किसी को चाहिए तो वो क्लाइंट उस पर जाके, पोर्टल पे जाके इस AI से उस किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में डिटेल ले सकता है कि कौन सी पॉलिसी में क्या कुछ खास मिलने वाला है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से इसका सिर्फ नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है शबनम शकील। ये कौन है? ये एक 16 साल की लड़की है जो कि बनी है यंगेस्ट प्लेयर वोमेंस प्रीमियर लीग में खेलने वाली। और ये कौन सी टीम की साइड से खेली है? गुजरात जायंट की साइड से। तो ये 2 पॉइंट हो गए हैं। 16 साल की सबसे कम उम्र वाली क्रिकेटर शबनम शकील किस टीम के लिए खेली? गुजरात जायंट के लिए। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है
वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम है साहित्योत्सव, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? साहित्य अकादमी कर रहा है। किस ओकेजन, कब से कब तक? 11 से 16 मार्च, यानी आज से चलेगा और 16 मार्च तक चलेगा। ये फेस्टिवल जो है वो 70 साल कंप्लीट होने की खुशी में है। किसके 70 साल? साहित्य अकादमी के। इस फेस्टिवल में करीबन 190 सेशन होंगे और 75 यहाँ पे लैंग्वेजेस होंगी जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पे चीफ गेस्ट को रहने वाला है उड़ीसा के एक राइटर हैं जिनका नाम है प्रतिभा राय, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। चलो जी, नेक्स्ट है पनामा। एक कंट्री जो है उस कंट्री ने ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। इसको ज्वाइन करने के साथ ही वो 97th कंट्री यानी 97वीं कंट्री बन गई है। और ये माइलस्टोन जो है वो अनाउंस किसने किया था? वो रणधीर जायसवाल ने किया था। वो स्पोक्स पर्सन है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। उन्होंने ही इस चीज़ को अनाउंस किया है। अब बात आ गई है नेक्स्ट, एक माल्टा और कंट्री है जो बन गई है 119वीं कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब अगर आप बात कर रहे हो कि 97th कितने मेंबर हैं? 97th हो गए हैं। पहली बात, परमानेंट मेंबर हो चुके हैं ये। तो परमानेंट मेंबर 97th कौन सी कंट्री बनी है? आप लोग आंसर देंगे पनामा। एक बात। दूसरी बात, ये माल्टा है वो भी 119वीं कंट्री बन गई है जो कि ज्वाइन करेगी सोलर अलायंस को। मतलब सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन लगी हुई है उस लाइन में 19 नंबर पे आके कौन लगा है? माल्टा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अगर हम ISA की बात करेंगे तो ये फाउंड हुई थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके प्रेसिडेंट RK सिंह है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है फार्मर्स इनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंक्रीज हो गया है 27% से इस फाइनेंशियल में 2023-24 के अंदर बात करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कितने इंक्रीज हुआ है, तो आप लोग आंसर देंगे 27%। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 56.80 करोड़ फार्मर्स है वो इनरोल हुए हैं अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, जिसमें से 23.12 करोड़ फार्मर जो हैं वो उनको रिसीव हुआ है क्लेम। कोई उनका लॉस हुआ था तो उसमें 23.22 करोड़ फार्मर को फ़ायदा मिल चुका है। और जब इसको लॉन्च किया था 2016 में तो फार्मर ने जो दिया है अब तक पैसा वो करीबन 31,139 करोड़ रुपए हुआ है। और जो प्रीमियम के अगेंस्ट जो क्लेम रीइम्बर्समेंट हुए हैं वो 1,55,957 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर जो 2016 में लॉन्च हुई थी। और ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है इन टर्म ऑफ प्रीमियम की अगर बात करते हैं तो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच वॉज इनिशियली कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन हैज़ बीन मेड वॉलेंट्री सिंस 2020। मतलब जिन्होंने पहले एग्रीकल्चर लोन लिया हुआ था सिर्फ उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, लेकिन अब कोई भी किसान इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब जो बैंक फार्मर्स का नुकसान होता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी है या कोई और किसी वजह से, तो उन सबको कवर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए। वीडियो एंड करने से पहले थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच किया। रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं PDF फाइल दूंगा, जैसे कि अब हम जो वीडियो देखी है इस वीडियो की भी आप लोगों को यहाँ पे PDF फाइल मिलेगी जो रिवीजन में आप लोगों को हेल्प करने वाला है। ठीक है जी। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।